वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट करा था लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट तक। हम देख रहे थे क्या क्या बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्यूरिंग हिज पायनियर एंड During his pioneering and extensive exploration in the wilderness of South American jungle, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within region species richness increase with increasing explored area but only up to a limit. अब स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप में हम क्या देखने वाले हैं, जो एक ये थे जियोग्राफर कौन, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जब एक्सप्लोर कर रहे थे साउथ अमेरिका के जंगल्स को, तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया और उन्होंने फिर बताया कि अगर हम एक रीजन में किसी भी स्पीशीज़ की रिचनेस को देखें तो वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे वहाँ पे एरिया एक्सप्लोर करते जाते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। क्योंकि जैसे मान लो एक सपोज़ ये एरिया है यहाँ पे, और तुम यहाँ जैसे जैसे पहले इतना कवर करा फिर इतना करा, तो तुम्हें धीरे धीरे क्या मिलती जाएगी, और डाइवर्सिटी मिलती जाएगी, लेकिन अप टू एक लिमिट की। अब तुम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे जितनी मैक्सिमम डाइवर्सिटी थी यहाँ मिलेगी। अब जैसे तुम यहाँ आगे जाओगे तुमको और नहीं मिलेगा। तो उनके कहने का मतलब यही है कि जो स्पीशीज़ रिचनेस होती है वो एक एरिया में अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक ही मिलती है जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर करते हैं। In fact, the relation between the species richness and the area for a wide variety of taxa, जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड, बैट, फ्रेश वाटर फिशेस, टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब सॉरी जब ये एरिया वाइज हम ये प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ आता है वो निकल के आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ऑन ए लोगैरिथम स्केल, जब अगर लोगैरिथम स्केल पे चलते हैं तो रिलेशनशिप कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, जिसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज रिचनेस को, ए दिखाता है एरिया, जेड दिखाता है स्लोप ऑफ लाइन कितना है, और सी क्या है, इंटरसेप्ट। तो इनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी कि जो स्पीशीज़ रिचनेस है इंक्रीज़ करती है किसी भी एरिया में अप टू अ लिमिट तक। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि इसमें कौन सी इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू कौन से लोगैरिथम है, और ये सब अब पूछते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था। तो किसने दिया था, जियोग्राफर थे, नेचुरलिस्ट थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कहाँ एक्सप्लोर किया उन्होंने, साउथ अमेरिका के जंगल्स को, वहाँ से अपनी ऑब्जर्वेशन बताई उन्होंने। Ecologists have discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2। तो z की वैल्यू है वो लाई करती है 0.1 से 0.2 के बीच में। रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन, ये डिपेंड नहीं करता कि टेक्सोनॉमिक ग्रुप क्या है या रीजन क्या है, चाहे वो प्लांट्स हो ब्रिटेन में, चाहे बर्ड्स हो कैलिफोर्निया में, चाहे मोलस्क हो न्यूयॉर्क स्टेट में। जो स्लोप है रेग्रेशन का वो अप्रॉक्सीमेटली जो आता है वो बिल्कुल लाइन्स क्या अमेजिंगली सिमिलर ही आते हैं। बट तो इस चीज़ से क्या पता चला, इस लाइन से पूछ ले कि z जो है वेरिएबल होता है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़, नहीं, उसकी एक रेंज है कि वो 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करता है, और वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता कि टेक्सोनॉमिक ग्रुप क्या है या रीजन क्या है, वो सिमिलर ही आता है। बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया, जैसे कि पूरा एंटायर कॉन्टिनेंट लेके चलें, तो हम देख सकते हैं वहाँ पे z की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज कर जाती है, थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं। जैसे कि द जेड वैल्यू इन द रेंज, अगर 0.6 से 1.2 की बात करें तो वहाँ पे इतने की रेंज में वेरिएशन दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द फ्रूगीवोरस, जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होती हैं, और जो मैमल्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, तो स्लोप वहाँ पे कितना आता है, 1.15 देखने मिलता है। तो यही दिखाता है कि ये जो z की वैल्यू है वैसे तो सिमिलर आएगी, लेकिन अगर हमें पूरे कॉन्टिनेंट की बात पे चलें तो वहाँ पे थोड़े बहुत वेरिएशन देखने मिल सकते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, क्या इम्पोर्टेंस है स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी की हमारे इकोसिस्टम के लिए। Does the number of species in a community really matter to functioning of the ecosystem? क्या जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है एक कम्युनिटी में वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि इकोसिस्टम की फंक्शनिंग कैसे होगी। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर इकोलॉजिस्ट एक प्रॉपर डेफिनेटिव आंसर नहीं दे पाए हैं। For many decades, ecologists believe that the communities with more species generally tend to be more stable than those with less species। बहुत सालों तक बहुत सालों तक जो इकोलॉजिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या है, ज़्यादा मतलब मोर स्पीशीज़, जहाँ पे जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ मिलने वाली है वो जनरली क्या होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है, और जहाँ कम होगी वो इतनी स्टेबल नहीं होगी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल
कम्युनिटी की। अब एक्चुअली जो स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, तो एक्चुअली स्टेबिलिटी है क्या बायोलॉजिकल कम्युनिटी में? तो एक स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है? शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। कि एक स्टेबल कम्युनिटी वो है जिसकी प्रोडक्टिविटी में, जिसका जो बायोमास प्रोडक्शन है, जो एनर्जी के फॉर्म में हम देखते हैं, बायोमास के फॉर्म में देखते हैं, तो जो वह वेरिएबल नहीं होना चाहिए, लगभग कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रीसाइलेंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज। वो क्या होना चाहिए? या तो रेजिस्टेंट हो कि उसके पास उससे लड़ने की क्षमता हो, कि रीसलेंट मतलब जो उसके पास जो चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसको वापस से रीगेन करने की कैपेसिटी हो। तो नेचुरल, चाहे वो नेचुरल डिस्टर्बेंसेज हो चाहे मैन मेड डिस्टर्बेंसेज हो। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू द इन्वेजन बाय द एलियन स्पीशीज़। और जो बाहर से एलियन स्पीशीज़ आती हैं वो उनके अगेंस्ट भी क्या होने, रेजिस्टेंट होने चाहिए। वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक टू द स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। हमें ये नहीं पता कि ये एट्रीब्यूट्स कैसे आपस में जुड़े हैं स्पीशीज रिचनेस के साथ। जो स्पीशीज रिचनेस के एट्रीब्यूट्स ये सब हैं वो कैसे जुड़े हैं कम्युनिटी में। लेकिन जो डेविड टिलमैन थे, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। लेकिन कौन से, किसकी बात की गई? डेविड टिलमैन। तो उन्होंने जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके वजह से कुछ हमें आंसर्स मिले। टिलमैन ने पाया कि जो प्लॉट्स थे जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ थी वहाँ लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन क्या था, कम था in total biomass. He also showed that in his experiment to increase diversity contributed to higher productivity। कि जितनी ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्सिटी थी उतनी ज़्यादा क्या हो रही थी, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो रही थी। किसने बताया, किसने ऑब्जर्व करा? ये डेविड टिलमैन ने। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, although हम अभी तक नहीं पता है, हम समझ नहीं पाए कि कैसे species richness contribute करती है ecosystem के well-being में, we know enough to realize that हमें इतना ही पता है बस कि जो rich biodiversity है is not only essential for ecosystem, वो सिर्फ हमारे ecosystem health के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि imperative for the very survival of the human race। वो human race का इस planet पे survival करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a species become extinct? अब हम इस जिस पेस पे स्पीशीज़ एक्सटेंट हो रही हैं, तो हर एक को अपने से सवाल पूछना चाहिए, क्या जो ये स्पीशीज़ एक्सटेंट हो रही हैं, क्या ये डज इट रियली मैटर? क्या उसका कोई असर पड़ने वाला है हमारे ऊपर? कुछ मैटर भी करती हैं वो उनका एक्सटेंशन। तो वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम क्या, वो ऐसे हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट्स पे क्या होता है, एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। अब उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या जो वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम है वो लेस फंक्शनल हो जाएगा अगर वहाँ से उसका एक ट्री फ्रॉग स्पीशीज़ लॉस हो जाए फॉर एवर के लिए, या फिर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अफेक्ट हो जाएगी अगर 20,000 की जगह से हमारे पास 15,000 स्पीशीज़ बच जाए आंट्स की ऑन अर्थ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, क्या जो एक्सटिंक्शन हो रहा है इससे क्या असर पड़ने वाला है, क्या इसका कोई ख़ास असर पड़ेगा? तो देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच नेटिव क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी। लेकिन हम एक प्रॉपर अपना पर्सपेक्टिव बना सकते हैं एक एनालॉगी करके, मतलब किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करते हुए हम समझ सकते हैं। जैसे कि क्या था, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। किसने दिया था ये? इकोलॉजिस्ट है स्टैनफोर्ड के पॉल एल्ड्रिच। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ पूछे जाते हैं कि किसने दी थी राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस और वो क्या समझाती है। तो इन एन एयरप्लेन, मान के चलो एक एयरप्लेन है, एयरप्लेन को तुम इकोसिस्टम मान लो और जितने भी पार्ट ज्वाइंट कर रहे हैं उस एयरप्लेन के थाउजेंड्स ऑफ राइवेट्स, मतलब पेज समझ सकते हो राइवेट से, वो उसको तुम मानो स्पीशीज़। ठीक है, तो एक एरोप्लेन को असेंबल करना है। ठीक है, मान लो ये एरोप्लेन है, उसको तुमको असेंबल कर रहे हो ऐसे, तो उसके लिए क्या लगने वाला है? पेज लगने वाले हैं उसके हर एक पार्ट को असेंबल करने के लिए। तो एरोप्लेन को समझा इकोसिस्टम और जो उसके पेज हैं इसको समझो तुम स्पीशीज़। ठीक है, अब इफ़ एवरी पैसेंजर, अब जो इसके अंदर ट्रैवल कर रहा है वो क्या करने लगे? पॉपिंग अ राइवेट। अब हर एक जना उस पेज को अपने उखाड़ के अपने साथ ले जाने लगे अपने घर पे। ठीक है, पॉपिंग आउट निकाल रहे हैं, कॉजिंग अ स्पीशीज़ टू बिकम एक्सटेंट। अब पेचकस को निकालना क्या है कि वहाँ से क्या हो रही है, स्पीशीज़ एक्सटेंट हो रही है हमारे इकोसिस्टम से। एक किसी ने ये निकाल लिया, किसी ने यहाँ से निकाल लिया, किसी ने यहाँ से निकाल लिया। तो पेज निकालना इस टाइप की स्पीशीज़ एक्सटेंशन से रिलेट करो। इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी। शुरू में तो फ्लाइट की सेफ्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा कि प्रॉपर फंक्शनिंग वहाँ पर चलती रहेगी शुरू में। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा राइवेट, जैसे ज़्यादा पेचकस निकलते जाएंगे तो प्लेन के जो पुर्जे हैं वो ढीले पड़ते जाएंगे। मतलब जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ निकलती जाएंगी तो हमारा इकोसिस्टम ढीला पड़ता जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो वही लिखा है, बट एज मोर एज द राइवेट्स आर रिमूव द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे समय के साथ क्या होता जाएगा, वो वीक होता जाएगा
फर्दर मोर विच रैबिट इज रिमूव मे ऑल्सो भी क्रिटिकल। और सपोज कर लो तुमने एक ऐसा रिमूव कर दिया, ऐसा पेज रिमूव कर दिया जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मान लो तुमने यहाँ विंग्स से ही हटा दिया, जिसने विंग्स को अटैच किया हुआ था, अब वो हटा दिया तो विंग्स वाला पार्ट तो डीअटैच हो जाएगा और प्लेन चल ही नहीं पाएगा। ऐसी कोई एक स्पीशीज एक्सटेंट हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इकोसिस्टम को चलाने के लिए, अब वो निकल जाएगी तो वो फिर स्पीशीज एक्सटेंट हो गई तो हमारा इकोसिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। तो लॉस ऑफ रैबिट सून ऑन द विंग्स, देखो वही बता दिया, अगर विंग से हटा दे की स्पीशीज। अब ये पूछते हैं कि ABPY को इंपॉर्टेंट है कि की स्पीशीज़ क्या होते हैं। की स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो मेजर इकोसिस्टम के फंक्शंस जो है उनसे चलते हैं। इज़ ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट, अगर वो हट जाएगा तो थ्रेट आ जाएगा फ्लाइट की सेफ्टी पे। और जो अगर कुछ ऐसे ही चलते जाए सीट्स वगैरह विंडो इनसाइड से प्लेन से, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा इकोसिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, हमारा प्लेन अच्छे से उड़ नहीं पाएगा। तो इस आंसर को कि क्या ये स्पीशीज़ का लॉस्ट होना, एक्सटिंक्शन होना मैटर करता है, इसका आंसर डायरेक्ट आंसर नहीं है। इसको एक एनालॉगी से, एक दूसरी कंडीशन से रिलेट करते हुए समझाया। किसने समझाया? पॉल एनरिच ने। ये इकोलॉजिस्ट थे स्टैनफोर्ड के, और क्या दिया था इन्होंने? रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस। नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, while it is doubtful if any species are being added through speciation into Earth's treasury of the species, there is no doubt about their continuity losses. The biological wealth of planet has been declining rapidly, and accusing finger is clearly pointing to human activities. The colonization of tropical Pacific, अब देखो इसमें इन्होंने यही बताया है कि कोई न्यू स्पीशीज़ आएगी तो क्या होगा वहाँ पे, while it is doubtful if any new species are being added into Earth's treasury of the species, there is no doubt about their continuity losing. अब जो कोई नई स्पीशीज़ ऐड भी हो रही है तो उसका भी आगे एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें होंगी। अब तो ये बेसिकली यहाँ कहना चाहते हैं जो बायोलॉजिकल वेल्थ है हमारे प्लानट की, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। और इसका मेन रीज़न क्या है? हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़। द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स, हम जगह जगह बसते जा रहे हैं, तो जगह जगह बसते जा रहे हैं तो हम पेड़ जंगल सब काटते जा रहे हैं क्योंकि हमें रहने के लिए जगह चाहिए। तो वही कहा है, colonization of tropical Pacific island by human has led to the extinction of more than 2000 species of native birds. कहाँ पे उन्होंने colonization करा? ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे, जिसके वजह से 2000 स्पीशीज़ बर्ड्स की वहाँ से क्या हो चुकी हैं? एक्सटिंक्ट हो गई हैं। जो IUCN रेड लिस्ट है 2004 के अकॉर्डिंग, वो बताती है कि 784 स्पीशीज़ किसकी गायब हो चुकी हैं, जिसमें से 338 स्पीशीज़ क्या हैं? वर्टिब्रेट्स, 359 है इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स, और कितने 500 साल से भी जो पिछले 500 साल है उनमें। कुछ एग्जाम्पल है रीसेंट एक्सटेंशन के। यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोडो कहाँ की है? डोडो कहाँ की है? मॉरिशस की है। किसका एक्सटिंक्शन हो चुका है इनका? डोडो इज़ फ्रॉम मॉरिशस, क्वागा इज़ फ्रॉम द अफ्रीका, थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलरशिका और रशिया, और कुछ सभी स्पीशीज़ जैसे बाली, जवान, कैस्पियन, टाइगर की। तो ये सब चीज़ें क्या हो चुकी हैं? एक्सटेंट हो चुकी हैं। The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. अगर पिछले 20 सालों की बात की जाए तो अभी तक 27 स्पीशीज़ क्या हो चुकी हैं? डिसअपियर हो चुकी हैं। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड, अगर केयरफुली हम देखें, रिकॉर्ड का एनालिसिस करें, शोज दैट कि एक्सटेंशन अक्रॉस द टेक्सा आर नॉट रैंडम। जो टेक्सा के अक्रॉस एक्सटेंशन होता है वो रैंडम नहीं है। कुछ ग्रुप हैं जैसे कि एम्फीबियंस के, वो ज़्यादा वनरेबल हैं एक्सटेंशन के लिए। एडिंग टू दिस ग्रिम सिनेरियो ऑफ द एक्सटेंशन इज द फैक्ट दैट कि मोर देन कितनी 15,500 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, जिसमें से 12% क्या है? बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स हैं, 32% यहाँ पे एम्फीबियंस हैं और 31% जिम्नोस्पर्म। को वही बताया ना कि एम्फीबियंस जो है उनको ज़्यादा ग्रेट थ्रेट है, उनकी ज़्यादा वनरेबिलिटी है एक्सटेंशन होने की। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ थ्रू द फॉसल रिकॉर्ड, हम ये देखते हैं कि लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज़ अभी तक हो चुका है। करेंटली विटनेसिंग हैव ऑल्सो हैपेंड अर्लियर, कि ऐसा पहले भी हो चुका है, ये नहीं कि अभी हो रहा है। इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द सीन, जब तक इंसान आए भी नहीं थे उससे पहले भी ऐसे एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं। तो अप्रॉक्स कितना? 3 बिलियन ईयर से भी ज़्यादा। Since the origin and the diversification of life on Earth, there were 5 episodes of mass extinction. अभी तक जितने लाइफ यहाँ पे आई है अर्थ पे, अभी तक देखा जाए तो 5 एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन हो चुके हैं जहाँ पे स्पीशीज़ लॉस हो चुका है। हाउ 6th वन कंटिन्यू है, लेकिन डिफरेंट ये है कि बहुत तेज़ी से चल रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मास एक्सटेंशन से। द डिफरेंस इज इन द रेट। द करंट जो स्पीशीज़ एक्सटेंशन है उसका एस्टिमेशन कितना है? 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है वो एज़ कम्पेयर टू जो प्री ह्यूमन टाइम्स था उसके एक्सटेंशन से, उसके मास एक्सटेंशन से। एंड आर एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट, और सिर्फ हमारी जो एक्टिविटीज़ है वही रिस्पॉन्सिबल है इस फास्टर रेट्स के लिए कि जो इतनी जल्दी जल्दी ये एक्सटेंशन हो रहा है।
Ecologists warn that if the present trend continue, nearly half of the all species on Earth might be wiped out within the next 100 years. और इसी स्पीड से जो चल रहा है, इसी प्रेजेंट ट्रेंड से अगर कंटिन्यू रहा तो अगले 100 सालों तक हम क्या कर चुके हैं, नियरली हाफ ऑफ द स्पीशीज़ जो अर्थ की हैं वो क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी. इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लेड टू. अब देखो, इन जनरल बात की जाए कि अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो क्या क्या होगा. डिक्लाइन होगा प्लांट प्रोडक्शन में, लोअर रेजिस्टेंस होगी, इन्वायरमेंटल परप्यूटेशन सच एज ड्राउट, मतलब अब जो ड्राउट, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तो इन्वायरमेंट इन चीज़ों के लिए रजिस्ट कम हो जाएगा, इनको रजिस्ट नहीं कर पाएगा और उसकी वेरिएबिलिटी बढ़ती जाएगी इकोसिस्टम के प्रोसेस में. प्लांट की प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आएगी, वाटर यूजेस में, पेस्ट, डिजीज साइकिल सब में क्या हो जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे. कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस. अब बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या क्या कॉजेज़ हैं. जो एक्सेलरेटेड रेट है स्पीशीज एक्सटेंशन का वर्ल्ड में, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. यहाँ पे 4 मेजर कॉजेज़ आते हैं जिनको कहा जाता है एविल क्वाड्रेट, मतलब जो ऐसे 4 हमारे दुश्मन, इसीलिए तो. और इनको क्या कहा जाता है, एविल क्वाड्रेट इज़ द सॉर्बिक्वेट यूज टू डिस्क्राइब दैम, इसलिए इनको एक टर्म दी गई है एविल क्वाड्रेट, जो 4 मेजर कॉजेज़ हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये कॉजेज़ पढ़ने वाले हैं. अभी एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. तब तक के लिए इसको पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो मुझे बता देना. नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करते हैं. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.